Good afternoon, students. I am your teacher Seema Narwar. Today we are doing electromagnetic induction. Part 3 चैप्टर हमारा चल रहा है 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इससे पहले हमने कल क्या पढ़ा था वो आपके माइंड में होना चाहिए. कल हमने पढ़ा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. उसमें क्या था? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है अराउंड द कंडक्टर. ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड अ ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स, एक फोर्स लगता है. यानी कि कल हमने रिलेशनशिप देखी थी फोर्स, करंट और मैग्नेटिक फील्ड में, कि इफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड experienced a force on nearby object. Now we study about if there is no current in a circuit. सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा. इफ़ द कंडक्टर इज स्टेशनरी, अपनी पोजीशन पर क्या है? स्टेशनरी, फिक्स है. बट अ मैग्नेट इज मूव, और एक मैग्नेट क्या है? मूव कर रहा है. तो ड्यू टू मूविंग ऑफ द मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट विल बी जनरेट इन द सर्किट. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या इसको बोलते हैं इंड्यूस करंट. यानी कि मैग्नेट की मोशन के कारण करंट का जनरेट होना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. पहले हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या जनरेट हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड. इसकी खोज किसने की थी? हमने बताया था एडमियर, वो था हैंस क्रिस्टन, जिसने किसकी खोज की थी? मैग्नेटिक इफेक्ट की, कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या जनरेट हो रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट. माइकल फैराडे, माइकल फैराडे जिसको बोलते हैं फैराडे लॉ, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी साइंटिस्ट की, जिसने बताया था वी कैन इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट बाय मूविंग मैग्नेट्स. तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम. इलेक्ट्रिक करंट कैन बी जनरेटेड in a conductor by moving magnets is called induced current. उसको हम बोलते हैं induced current, या उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये हमको कैसे समझ में आएगा? जैसे हम एक डायग्राम बनाते हैं. ये हमने जैसे कि इसके अंदर क्या ली? कॉपर वायर. ठीक है. यहाँ हमने एक इंस्ट्रूमेंट लिया है, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर. जी लिखा होगा. गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट. ये डिफ्लेक्शन शो करता है जब वहाँ क्या इंट्रोड्यूस हो? करंट. की सर्किट के अंदर से क्या फ्लो हो रहा है? करंट. इसके ऊपर रीडिंग बनी होती है ऐसे, ये 0, ये लेफ्ट में जैसे 1 2 3 4 5, इसी तरीके से 1 2 3 4 5. इसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर. क्या बोलेंगे? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट द करंट प्रेजेंट इन अ सर्किट. जो सर्किट में करंट प्रेजेंट होता है उसकी डिटेक्शन के लिए एक डिवाइस यूज किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर. अब ये सिंपल एक कॉपर वायर है. कॉपर वायर के दोनों टर्मिनल को किससे जोड़ दिया? गैल्वेनोमीटर से. तो इसकी जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ रीडिंग है, नीडल्स है, वो 0 पे है, यानी कि इसके अंदर कोई भी करंट नहीं है. हमने क्या किया? एक मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट, जिसके 2 पोल हैं, नॉर्थ एंड साउथ. तो हमने क्या किया? इस बार मैग्नेट को धीरे धीरे ऐसे इसकी तरफ ले गए. तो जैसे इसकी तरफ मूव किया मैग्नेट को, मूव
यानी कि किस में रखा, मोशन में, तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ गई, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पर थी वो कहाँ पर चलेगी, जैसे मान लो 2 पर चलेगी। कहाँ पर चलेगी, 2। तो इससे क्या पता चला कि जब हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब हमने मैग्नेट को मूव किया, गैल्वेनोमीटर में आगे डिफ्लेक्शन, अब हमने इसको यहीं रोक दिया, अब वापस किस पे आ गया, 0 पे। यानी कि करंट जनरेट कब होगा, व्हेन मैग्नेट इन मोशन। किस में रहेगा, मैग्नेट इन मोशन। जैसे ही वो रेस्ट पे आएगा वापस करंट क्या आ जाएगा, 0। गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। दूसरा हम कर सकते हैं, जैसे मान लो इस बार इधर साउथ पोल था, तो हमने मैग्नेट की डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इधर गया नॉर्थ पोल और इधर क्या आ गया, साउथ पोल। तो इसकी जो डिफ्लेक्शन राइट साइड में थी गैल्वेनोमीटर की, अब किस साइड शो कर रहा है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, इट मीन्स इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो चेंज, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ से, कोई कंफ्यूजन। तीसरा क्या है, अगर हम नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, नंबर ऑफ कॉइल की रोटेशन इंक्रीज कर दें, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एंड नंबर ऑफ कॉइल्स। नेक्स्ट देखो, ये फिगर है, पहले ये बुक में देखो, गैल्वेनोमीटर का डायग्राम दिख रहा है सभी को, ब्लैक से कलर का डायग्राम है, इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है। तो गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन ए सर्किट। गैल्वेनोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या डिटेक्ट करेगा, प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। द पॉइंटर रिमेन एट 0, इसका जो पॉइंटर है वो हमेशा किस पे रहेगा, 0 पे। द सेंटर ऑफ द स्केल फॉर 0 करंट फ्लोइंग, इट मीन्स करंट इज नॉट फ्लोइंग इन द सर्किट। अगर पॉइंट 0 पर है रीडिंग, तो इसका मतलब सर्किट के अंदर से कोई करंट मूव नहीं कर रहा। बट जैसे ही हम मूविंग मैग्नेट को उसके पास लेके आए, तो गैल्वेनोमीटर शो द डिफ्लेक्शन, मान लो 0 पे था, उसने इधर शो कर दी, तो इट मीन्स करंट विल बी इंड्यूस इन द सर्किट। करंट इंड्यूस किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू मूविंग मैग्नेट, इसी को बोलते हैं इंड्यूस करंट। क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट। अब ये मान लो साउथ पोल था, ये कौन सा था, नॉर्थ। अगर हमने क्या कर दिया, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो इसकी डिफ्लेक्शन किधर होगी, लेफ्ट साइड में। यानी कि बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी चेंज। कोई कंफ्यूजन नहीं आता। अब ये ब्रैकेट में दिखा हुआ है माइकल फैराडे लिखा हुआ है, तो माइकल फैराडे इज एन एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, ही हैड नो फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल समझ रहे हो, जो एजुकेशन हमें स्कूल में मिलती है उसको फॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, और जो हमें इधर आसपास से नॉलेज मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल। तो उसके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। ही वर्कड इन ए बुक बाइंडिंग शॉप, बुक बाइंडिंग शॉप में वो काम करता था। इन अर्ली ईयर्स ही यूज्ड टू रीड बुक दैट कम फॉर बाइंडिंग, यानी कि उसके पास बाइंडिंग के लिए जो भी बुक आती थी वो उसको पढ़ लेता था। अच्छी क्वालिटी थी ना, रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होती है, इसलिए पढ़ने की आदत सब में होनी चाहिए। ठीक है, दिस वे फैराडे डेवलप हिज इंटरेस्ट इन साइंस, और उसकी इसी पढ़ने की आदत के कारण उसका इंटरेस्ट किस में डेवलप हो गया, साइंस के अंदर। ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लिसन सम पब्लिक लेक्चर बाय हमफेरे डेवी रॉयल इंस्टीट्यूट। और जैसे होता है ना, लेक्चर हो रहे हैं, जैसे प्रेयर में भी लेक्चर होता है, आप लोग सुनते हो, तो उसको कुछ अपॉर्चुनिटी मिली ऐसे ही जो फेमस साइंटिस्ट है उनके लेक्चर सुनने की। ही मेड केयरफुल नोट्स ऑफ डेवी लेक्चर, और उसने जो भी सुना उसको उसने पेपर्स पर उतार लिया, उसके नोट्स बना लिए उसने। एंड सेंड देम टू डेवी, और वापस उसको भेज दिया। जैसे मान लो मैं लेक्चर दे रही हूँ और किसी बच्चे ने सुन के उसको लिख के और मुझे भेज दिया कि आपने ये दिया बोला था और मुझे ये समझ में आया। ठीक है,
तो जो डेवी था उसको उसके नोट्स बहुत पसंद आए कि किसी ने मेरा लेक्चर इतने ध्यान से सुना है और इसने लिखा, इसका मतलब इसको समझ में आया, इसका इंटरेस्ट है पढ़ाई में। सून ही वॉज मेड ए असिस्टेंट, तो उसने उसको अपना असिस्टेंट रख लिया डेवी ने। इन लेबोरेटरी, उसकी एक लैब थी क्योंकि वो भी साइंटिस्ट था। फैराडे मेड सेवरल पाथ ब्रेकिंग, तो जब वो डिस्कवरी करता था तो कुछ भी एक्सपेरिमेंट करता था तो वो क्या करता था, उसको ऑब्जर्व करता रहता था, देखता रहता था और उसमें उसकी क्या करता था, हेल्प करता था। तो इस तरीके से सीखते सीखते उसने क्या है, सीख लिया कि कैसे लैब में काम होता है, कैसे करंट इंट्रोड्यूस होते हैं। और पहले किसी के माइंड में ये नहीं आया था कि क्या हम मैग्नेट की सहायता से भी करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। तो उसने ही सबसे पहले ऑब्जर्व किया और कंक्लूजन निकाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, और उसने अपने लॉ भी दिए, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उसने बहुत सारी यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस की, उसको ऑनर्स भी मिला। ही ऑल्सो गॉट द नोबल प्राइज फॉर हिज, जब हम हायर क्लासेज में जाएंगे तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो यानी कि बिना फॉर्मल एजुकेशन के उसने इतनी बड़ी अचीवमेंट गेट, है ना, ली। तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी से आप सुन के कुछ सीख सकते हो, पर जब तक उसको नहीं पढ़ोगे आप उसको नहीं लिख सकते या नहीं गेन कर सकते। इसलिए आपने सुनना भी है, फिर आपने लिखना भी है और फिर आपने पढ़ना भी है, अगर आपने परफेक्ट बनना है। क्लियर है? अब नेक्स्ट डायग्राम देखो, फिगर 13.7। ये एक होलो पाइप है, इसमें उसने 2 कॉइल्स लगाई हैं। कॉइल्स समझ रहे हो, कॉपर वायर। एक कॉपर वायर है, इसको इसने किससे जोड़ दिया है, गैल्वेनोमीटर से। देखो, और कहीं से किसने नहीं जोड़ा, इसने किससे ऐड किया, इसको गैल्वेनोमीटर से। एक दूसरी कॉइल ली है और इसके इसने कनेक्शन किया है बैटरी से, और ये क्या लगा दी, रिंग, ठीक है। इसको मान लो कॉइल 1 और इसको क्या मान लो, कॉइल 2। फर्स्ट हमने देखा कि इफ वी मूव अ मैग्नेट्स देन करंट विल बी इंट्रोड्यूस इन अ कंडक्टर, ठीक है। अब उसने क्या किया, कोई मैग्नेट नहीं है, पर एक क्या ली, कॉइल ली और उसको किससे अटैच कर दिया, बैटरी से। जैसे ही हम बैटरी को ऑन करेंगे तो क्या होगा, सर्किट में क्या फ्लो होगा, करंट। इसके अंदर क्या फ्लो हो गया, करंट। अगर करंट फ्लो होगा तो अभी हमने पीछे पढ़ा है, इसके चारों तरफ क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, करंट। क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, करंट। देखो, इसके अंदर से क्या फ्लो होगा, यानी कि करंट। इसके चारों तरफ क्या इंट्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, सेकंड कॉइल में, करंट। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि अगर मैग्नेट ना हो, एक सर्किट से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो सेकंड सर्किट में ऑटोमेटिकली क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, करंट। और ये गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन। क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन। क्लियर है यहाँ तक? अब करंट कितना प्रोड्यूस होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसके लिए भी एक रूल था जिसको बोला गया था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। कल हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। दूसरा रूल क्या है आपका, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब आपका राइट हैंड रूल कौन सा है, राइट हैंड कौन सा होता है जिसे हम लिखते हैं, यही है, मेरा राइट हैंड यही है। इसको ऐसे स्ट्रेच करो, इसमें वही है, थंब है, ये कौन सी है, फर्स्ट फिंगर है, ये कौन सी है, मिडल फिंगर है, ठीक है। इसमें ये जो डायरेक्शन होगी, थंब गिव द मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, किसकी डायरेक्शन देगा, ये मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। फर्स्ट फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ये तीनों फिंगर एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। अगर हम देखें थंब और इस फिंगर में 90 डिग्री का एंगल है, इन दोनों में देखें तो कितना है, 90 डिग्री का, और इनमें देखें तो भी कितना है, 90 डिग्री का।
तो 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है, इफ़ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड इन सच ए वे, थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर, तो फर्स्ट फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, फर्स्ट फिंगर गिव द थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर। फर्स्ट जो आपका थंब है वो किसकी डायरेक्शन देगा, कंडक्टर की। फर्स्ट फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मिडल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसने कहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और मूवमेंट ऑफ करंट दोनों के अंदर 90 डिग्री का एंगल है तो मैक्सिमम करंट इंड्यूस होगा। क्लियर है, मैक्सिमम करंट इंड्यूस होगा, यानी कि जो करंट की मात्रा है वो क्या होगी, ज़्यादा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मोशन ऑफ द कंडक्टर 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? या फिर अगर हम कोई कॉइल ले रहे हैं जिसके बैटरी के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, विद इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉइल, जितना ज़्यादा हम कॉइल को इंक्रीज करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या इंड्यूस करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और या हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे तो भी हमारा इंड्यूस करंट क्या करेगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है, दिस लॉ इज वेरी हेल्पफुल टू इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर सुना ना, जब बिजली चली जाती है तो आपको पता है जनरेटर चलता है पेट्रोल से, डीजल से चलता है, आपने देखा होगा। तो जब इन्वर्टर नहीं थे उस टाइम जनरेटर का यूज़ होता था, और गांव में तो आजकल भी होता है। तो जब जनरेटर मूव करता है उससे क्या बनती है, बिजली। तो यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसमें क्या लगे होते हैं, बड़े बड़े मैग्नेट्स लगे होते हैं। दे हेल्प इन मोशन ऑफ द they help in the introduction of the induced current। ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। इलेक्ट्रिक जनरेटर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसकी इलेक्ट्रिक इंड्यूस करंट कितना प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन हम किसकी हेल्प से देंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्लियर है, तो ये चैप्टर आपका लास्ट में जो टॉपिक है इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, यहीं तक आना है। अब इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट है, जैसे इसने पूछा है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, व्हाट इज द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप क्या बोलोगे, when the magnetic field linked to a coil and change the induced EMF, उसको हम बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट। दूसरा क्या हो सकता है, जो आपका करंट इसके अंदर इंड्यूस होता है उसको बोलते हैं इंड्यूस EMF। क्या बोलते हैं, इंड्यूस EMF। तो इंड्यूस EMF लास्ट लॉन्ग एज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, जितना आपका मैग्नेटिक फील्ड चलेगा, चेंज होगा, उतनी ही हमारे अंदर सर्किट के अंदर क्या करंट होगा, करंट इंट्रोड्यूस होगा। यानी कि जैसे ही आपने मोशन को स्टॉप कर दिया, मैग्नेट रुक गया, तो इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। अगर करंट को इंड्यूस करना है तो मैग्नेट को मूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, इंड्यूस EMF इज क्लोज लूप इक्वल द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक लूप थ्रू द लूप। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब किस तरह से हम इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस करंट डिपेंड अपॉन विच, मतलब कि विच फैक्टर अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस EMF, मतलब कि EMF की स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगी। तो किस किस पर डिपेंड करेगी, बोलो। फर्स्ट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मतलब कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप मैग्नेट लोगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या इंट्रोड्यूस होगा, इंड्यूस EMF यानी कि करंट। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, इस कॉइल के अंदर कॉपर की जितनी ज़्यादा रोटेशन होगी, नंबर ऑफ टर्न्स,
तो उतना ही ज़्यादा आपका क्या करंट होगा, इंक्रीज हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ करंट। क्यों? क्योंकि कोयल की रोटेशन इंक्रीज होने से तो आपकी जो स्ट्रेंथ ऑफ है मैग्नेटिक फील्ड की वो एडअप हो जाती है। कल बताया था ना, अगर एन टाइम्स आप लोगे तो जो सिंगल टाइम कोयल है उससे उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, जो एन टाइम्स कोयल है उसकी सिंगल वाले से एन टाइम्स ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी। तीसरा, रिलेटिव स्पीड, या आप कह सकते हो मोशन ऑफ द मैग्नेट। एक मैग्नेट आप स्लो मूव करो और एक की स्पीड क्या हो, तेज, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, रिलेटिव स्पीड ज़्यादा होगी मोशन ऑफ मैग्नेट की, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और उसकी वजह से उतना ही ज़्यादा इंड्यूस करंट होगा। क्लियर है? 3 फैक्टर आपने याद रखने हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड नंबर ऑफ कॉइल्स। ठीक है? ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, हम इसके क्वेश्चन करते हैं। स्टार्टिंग से हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि हाउ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ड्यू टू करंट, कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, पढ़ा है। और उस मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी भी कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहे हैं तो हमने देखा था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पढ़ा था। दूसरा हमने क्या पढ़ा इसमें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, कि बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है उसके अंदर कैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होती है। उनकी भी डायरेक्शन थी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ जो फोर्स होती है वो नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है। नो टू लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इफ़ current is moving in a straight conductor then magnetic field is generated in the form of concentric circle, पढ़ा था। और उसकी डायरेक्शन हमने मैग्नेटिक फील्ड की किसके थ्रू दी थी, राइट हैंड थंब रूल, इसी से दी थी ना, राइट हैंड थंब रूल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर लूप, स्ट्रेट कंडक्टर के बाद किस में पढ़ा, सर्कुलर लूप के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक, किसके बारे में, मोटर के बारे में, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल, उसकी वर्किंग और कैसे हम इलेक्ट्रिक मोटर की एप्लीकेशन, मतलब कहाँ कहाँ पर वो यूज होती है। उसके बाद हमने पढ़ा इंड्यूस करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। तो इस चैप्टर में आपका यही है जो पेपर में आएगा। ठीक है, अब इसके बेसिस पर किस टाइप के क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, चलो हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड। First is the field consists of a straight line perpendicular to the wire. The field consists of a straight line parallel to wires. The field consists of the radial lines originating from the wire. The field consists of concentric circles centered on the wire. तो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब स्ट्रेट वायर के अंदर से करंट फ्लो होता है, याद है आपका डायग्राम इस तरीके से, तो ये थी, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल बन गए थे, है ना, तो ये आएगा कंसेंट्रिक सर्कल। क्लियर है, समझ में आ रहे हैं? हाँ। नेक्स्ट है द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, अभी अभी पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है बताओ। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, एक बॉडी को चार्ज करते हैं, नो। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, no. Producing induced current in a coil due to relative motion between the magnet and the coil, ये सही है। हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट्स एंड कंडक्टर कॉइल। अब क्वेश्चन नंबर 3, तो बी का आएगा सी, ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। थर्ड है द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटर।
क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। समझ में आ गया? इसने पूछा उस डिवाइस का नाम बताओ जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेगा, तो वो क्या आ जाएगा? जनरेटर। क्या आ जाएगा? नेक्स्ट है द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। जो हमने पढ़ा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है उसके अंदर डायरेक्ट करंट यूज होता है, इसलिए उसको डीसी जनरेटर बोलते हैं। और जो हमारा जनरेटर जो करंट करता है उसको हम बोलते हैं एसी, अल्टरनेटिव करंट। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन, ये अभी है नहीं कि करंट क्या होता है आपका शॉर्ट सर्किट में, इंक्रीज हो जाता है ना। शॉर्ट सर्किट तभी होता है कि करंट की अमाउंट क्या हो जाए? इंक्रीज। ये अभी आपके इस टाइम सिलेबस में नहीं है। 7th क्वेश्चन आ जाओ। लिस्ट 2 मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम किस 2 तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं? बता सकता है कोई बच्चा? हाँ, बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, उसके चारों तरफ क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। और बाय अ मैग्नेट्स, बाय यूजिंग अ मैग्नेट्स, तो मैग्नेट्स के चारों भी तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वही होते हैं जो मूविंग मैग्नेट से हम किसमें किसी भी ऑर्डिनरी सॉफ्ट आयरन कोर को किस में चेंज करते हैं? मैग्नेट में। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब कि करंट आप पास करते रहो तो वो जो सॉफ्ट आयरन कॉइल है दैट चेंज इनटू मैग्नेट, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। नेक्स्ट है हाउ डज ए सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट। सोलेनॉइड का याद है कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करती है? कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट, एक्सप्लेन। सोलेनॉइड का डायग्राम याद है? जब हम एक होलो सिलेंडर लेते हैं और उसके ऊपर नंबर ऑफ कॉपर वायर को कॉइल करते हैं और उसके 2 टर्मिनल है, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करो, दूसरे को नेगेटिव। जब करंट पास होता है तो वो जो सिलेंड्रिकल वायर थी दैट बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, और सेम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो उसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है? साउथ। तो हमें कैसे बार मैग्नेट का यूज करो। अगर दोनों पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम बता देंगे, क्योंकि बार मैग्नेट पे लिखा होगा नॉर्थ पोल है, तो वो अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली कौन सा है? साउथ पोल है। ठीक है, अगर रिपेल कर रहे हैं तो दोनों क्या है? सेम पोल है। क्लियर है? तो बाय यूजिंग द बार मैग्नेट वी कैन इजिली डिटेक्ट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इन अ सोलेनॉइड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द force experienced by the current carrying conductor placed in a magnetic field largest? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताओ, ये वाला। इसने पूछा है कि फोर्स सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कब होगा? जब ये क्या है अपना मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल, तो फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम। पढ़ा था हमने, व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फोर्स विल बी मैक्सिमम। देखो इसके जो क्वेश्चन आंसर है ना बहुत ही इजी है अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो। अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया फिर आप एक लाइन भी नहीं लिख पाओगे। ठीक है, इसलिए कंसेप्ट समझ लो, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, कोई ज़्यादा थ्योरी भी नहीं इसमें लिखनी आपने। नेक्स्ट है इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल। मतलब आपकी पीठ है जो एक दीवार से लगी हुई, आप एक चैम्बर में बैठे हैं। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजेंटल फ्रॉम द बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल। यहाँ से मान लो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे इस वॉल से लाइट आ रही हो और उस दीवार पे गिर रही हो, तो इसने कहा है कि बैक वॉल से क्या आ रहे हैं? मूविंग इलेक्ट्रॉन। इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। हम ऐसे बैठे हैं तो हमारा राइट साइड यही है ना, तो आपके राइट साइड में क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, वो उसकी वजह से क्या हो रहे हैं? डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? देखो
इलेक्ट्रॉन ये ऐसे जा रहे हैं, ये मान लो कौन सी डायरेक्शन है, साउथ, ये कौन सी है, नॉर्थ, ये है ना इस वॉल से उसकी तरफ। तो अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये है ना, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड अब क्या हो गया, इसके परपेंडिकुलर। पूछा क्या इसने, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। अब डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, तो ये देखो फिंगर क्या देंगे आपके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा आपका कौन सी, क्लॉकवाइज हो गया ना ये, है ना। कौन सा रूल लग गया ये, राइट हैंड थंब रूल, यही देता है अपना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट इधर है, राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, याद आ गया, कल करना था, नॉर्थ साउथ पोल लेना है, उसमें रेक्टेंगुलर कॉइल, उसको एक्सल से डिनोट करना है, नीचे बैटरी से कनेक्ट कर देना है, अपनी ये डायग्राम बनाना है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल वर्किंग एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन ए इलेक्ट्रिक मोटर। प्रिंसिपल कल बताया था, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और उसका वर्किंग बता दिया था, कैसे कॉइल मूव करेगी, और क्या था उसका आगे क्या पूछा इसने, हाँ फंक्शन क्या है स्प्लिट रिंग का। स्प्लिट रिंग के दो फंक्शन है, एज इनहेंस द एक्ट एज ए कॉम्युलेटर टू इनहेंस द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। दूसरा क्या है, इट आल्सो हेल्प इन चेंजिंग द सर्किट आफ्टर हाफ साइकिल। स्प्लिट रिंग की वजह से तो सर्कल चेंज होएगा, एक बारी करंट क्लॉकवाइज जाएगा, दूसरी बारी एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ यूज होती है, कुछ डिवाइस के नाम बताओ। हाँ, वॉशिंग मशीन, हेयर ड्रायर, गीजर और मिक्सर, ग्राइंडर, ब्लेंडर, ये सब जगह क्या यूज होती है आपकी, हाँ MP3 प्लेयर, इन सब जगह आपकी, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, इसने कहा है अ कॉइल इज इंसुलेटेड, कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर, ये इसकी बात कर रहा है। एक कॉइल को किससे कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर से। तीन केस दिए इसने। व्हाट विल हैपन इफ अ बार मैग्नेट इज पुश्ड टू द कॉइल, क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ अ बार मैग्नेट पुश्ड टू अ कॉइल, बताओ क्या होगा। देखो व्हेन अ बार मैग्नेट पुश्ड अ कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट अराउंड द बार मैग्नेट एंड इट इंट्रोड्यूस द करंट इन अ कॉइल, तो गैल्वेनोमीटर शो द डिफ्लेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट विड्रॉ फ्रॉम आउटसाइड द कॉइल, जब मैग्नेट को वहां से निकाल लेंगे, विड्रॉ करेंगे, फिर क्या होगा, देखो वो इंट्रोड्यूस किया, फिर हम बाहर निकाल लें, करंट मैग्नो उसमें है, मोशन में, जीरो पे नहीं आएगा। गैल्वेनोमीटर आल्सो शो द डिफ्लेक्शन, क्योंकि मैग्नेट इन मोशन, किस में है वो, मोशन में है। तो आपका क्या होगा, व्हेन बार मैग्नेट इज विड्रॉन from outside, this again current will be introduced due to electromagnetic induction and galvanometer show the deflection in opposite direction। मान लो पहले उसकी ये डायरेक्शन थी लेफ्ट साइड में से, तो दोबारा किस में हो जाएगी, राइट साइड, क्योंकि देखो अंदर गया मैग्नेट, मोशन में ही गया, तो डिफ्लेक्शन हुई। जब उसको हम बाहर निकाल रहे हैं तो भी तो मोशन में है, ठीक है, तो भी डिफ्लेक्शन शो करेगा, बट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज है तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज। अगर वो कहता है कि आपने मैग्नेट को वहीं रोक दिया, तब गैल्वेनोमीटर किस पे आ जाएगा, जीरो पे, नो डिफ्लेक्ट, क्योंकि करंट विल भी स्टॉप। करंट आपका इंड्यूस होता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, जब तक मैग्नेट मोशन में रहेगा तभी तक करंट इंट्रोड्यूस होएगा, अदरवाइज करंट आपका क्या आ जाएगा, जीरो। तीसरा इसने
हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कोयल, कोयल के पास साथ में ही रख दिया, स्टेशनरी का मतलब रेस्ट पे, अब क्या हो जाएगा, करंट विल बी 0, नो डिफ्लेक्शन शो बाय द गैल्वेनोमीटर। स्टॉप करना एक बार। हाँ, क्वेश्चन नंबर है 14 एक्सरसाइज का। टू सर्कुलर कॉयल ए एंड बी आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, इफ करंट इन अ कॉयल ए इज चेंज्ड विल सेम करंट विल बी इंड्यूस इन करंट कॉयल बी, गिव रीजन। यही क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल सेम। दो कॉयल हैं, एक ए है दूसरी क्या है बी। इसने कहा है कि इसके अंदर अगर करंट चेंज होगा तो इसके अंदर भी चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर करंट किसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से, ठीक है। तो रीजन क्या है, इसने पूछा है व्हाट इज द रीजन, तो आप क्या बताओगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या रीजन है, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रूल ऑफ डिटरमाइन द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये वाला जो हमने ऐसे किया था, क्या नाम था इस रूल का, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल ना भी लिखो तो आप क्या लिख सकते हो, राइट हैंड थंब रूल। 3 नंबर में आ जाएगा क्वेश्चन। पहला ये पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन से रूल से कनेक्ट, राइट हैंड थंब। नेक्स्ट है, फॉर एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, याद होगा। ये कौन सा है आपका, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, और ये क्या है आपका फोर्स, उसका नाम क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। थर्ड है, करंट इंड्यूस इन ए कॉइल ड्यू टू रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। दोनों देखो, थंब रूल नहीं है, फ्लेमिंग राइट हैंड, दोनों रूल लेफ्ट और राइट बिल्कुल सेम है, हाथ का ही फर्क है, पर दोनों में आपसे अगर कोई पूछ ले कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इसमें हम फोर्स निकालते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हुआ तो उससे ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगा। और इसमें क्या निकालते हैं हम, डायरेक्शन ऑफ करंट, कि मैक्सिमम करंट किसकी वजह से, मूविंग मैग्नेट की वजह से। तो ये आपका चैप्टर था, इससे रिलेटेड मैक्सिमम प्रॉब्लम हमने कर ली है। कोई भी दिक्कत है आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम करेंगे आपका इसकी प्रॉब्लम बेस्ड करेंगे, कुछ केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं वो कल हम करेंगे। उस तक, तब तक आप इसकी वीडियो देखो, उसको लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।